Good morning, Dr. Anita Mathur, BSR Government Arts College, Alwar, Department of Geography, BA ऑनर्स पार्ट सेकंड के जो बायो जोग्राफ़ी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज हम बात करेंगे। आपका जो सेकंड यूनिट है उसका हमने स्टार्ट कर दिया था पिछली क्लासेस से ही, और उसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे कि पृथ्वी पर जो विभिन्न युगों में जो जंतुओं का उद्भव और विकास हुआ है। ये हमें पता है कि पृथ्वी किसी एक घटना का परिणाम नहीं है। ये एक ऐसी श्रृंखलाबद्ध तरीके से हमारी पृथ्वी पर चीज़ों का उद्भव हुआ, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो जीव हो, और हमने इस तरह से अलग अलग युगों में इस पृथ्वी को बांटा है। और हम ये देखेंगे कि इनमें किस प्रकार से जो हमारा आज तक हम जहाँ अभी पहुँचे हैं, ये विकास होने में कितना वक्त लगा और किस प्रकार से इसके रूप में परिवर्तन आया। और हमने टोटल 12 युगों में इसको बांटकर इसका अध्ययन किया है। पहले हम ये सारी चीज़ें वनस्पति से रिलेटेड हमने पढ़ी थी। आज हम जिस बात पे चर्चा करेंगे वो है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्यूना ऑन दिस अर्थ सरफेस, या पृथ्वी पर अलग अलग युगों में किस प्रकार से जंतुओं का उद्भव और विकास हुआ है, उस पे हम बात करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जो पाई जाने वाली पुरानी चट्टानें हैं, जो प्राचीनतम शैलें हैं, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है जिसको हम कहते हैं फॉसिल्स या जीवाश्म। ये जीवाश्म मिलते हैं, और ये जीवाश्म क्या है? एक अनुमान का आधार है, हमारे अनुमान का आधार है कि किस काल में पृथ्वी पर किस प्रकार के जीव रहे होंगे। फॉसिल्स क्या है, जीवाश्म क्या है, इसकी रचना कैसे होती है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो ये फॉसिल्स क्या है, चट्टानों में हमें विभिन्न आरेख के रूप में, विभिन्न ड्राइंग के रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो उससे हमें अनुमान लगता है कि कौन से युग में किस प्रकार के जीवों का उद्भव हुआ होगा। हमारे अनुमान का 100% आधार ये फॉसिल्स ही होते हैं। तो जो प्राचीनतम शैलों में पाए जाने वाले ये जो जीवों के अवशेष हैं या जीवाश्म हैं, इनसे हमने अनुमान लगाया है कि प्रारंभ में बिना जो रीढ़ वाले जो सूक्ष्मदर्शी प्राणी थे, उनका विकास कैम्ब्रियन युग में सागरीय जल में हुआ। और इस प्रकार से हम अगर पृथ्वी के इतिहास को देखें तो हमें बहुत सारी इस प्रकार की जीव हमें मिलेंगे जो अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से रहे। तो आज हम इन सभी युगों की, आज हम उन सभी समय की चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि ये जो उद्भव और विकास का इतिहास जो आज हमारे सामने है वो किस प्रकार से रहा, उसका क्या हिस्ट्री रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंतिम पूर्व कैम्ब्रियन युग की। ये हम मानते हैं कि जिन प्राचीनतम जीवों के अवशेष लगभग 1000 मिलियन वर्ष प्राचीन पाए गए हैं, उनका अध्ययन इसमें हम करेंगे। तो अफ्रीका के जाम्बिया में ये पाए गए, अफ्रीका का जो एरिया है जाम्बिया का, वहाँ इस प्रकार के अवशेष पाए गए। और ये जीव जो थे ये मलबा से आहार ग्रहण करते थे, क्योंकि उस समय तक प्रकाश संश्लेषी पादपों का या वेजिटेशन का विकास नहीं हुआ था। ये जो जंतु थे ये बहुत कोमल थे और इनकी बैकबोन या रीढ़ की हड्डी नहीं थी। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल जो हमें वहाँ पे ज़ाम्बिया में मिले थे, उसमें जेलीफिश और बहुत सॉफ्ट कोरल्स जो ये होते हैं, अपने प्रवाल भित्ति के एक प्रकार के जीव होते हैं, ये इनके अवशेष पाए गए। और इस तरह के अवशेष वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी पाए गए थे। तो हम ये मानते हैं कि हमने जो चट्टानों का अध्ययन किया, तो जो चट्टानें 1000 वर्ष पहले अंतिम पूर्व कैम्ब्रियन युग में जिनका निर्माण हुआ था, तब वहाँ पर इस प्रकार के जीवों के फॉसिल्स हमें मिले थे।
उसके बाद हम आते हैं कैम्ब्रियन युग पे, जिसका हम अगर समय की बात करें तो वो आज से लगभग 600 मिलियन वर्ष पूर्व की हम बात कर रहे हैं। और कैम्ब्रियन युग में भूमंडल की जलवायु गर्म होने के कारण, टेम्परेचर बढ़ने के कारण अधिकांश जीवों का उद्भव और विकास जो था वो सागरीय भागों में, जलीय भागों में अधिक हुआ था। इस समय शैवाल है, कवक है, बैक्टीरिया और अन्य प्रकार के इस प्रकार के प्राणियों का उद्भव हुआ था, जिसे हम एल्गी, काई, लिचन इसके नाम से भी जानते हैं। और इन जीवों का आविर्भाव हुआ और ये सूक्ष्मदर्शी और एक कोशीय सिंगल सेल वाले जीव थे ये, और रीढ़ की हड्डी इनमें भी नहीं थी। और इस युग में लगभग इस प्रकार की जिसके हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि करीब 1000 इस प्रकार की प्रजातियां इस समय थीं। तो ये जो इनकी क्या विशेषता थी कि इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं थी, ये बहुत ज़्यादा छोटे थे और साथ ही साथ सिंगल सेल, एक कोशिकीय जीव ये थे। उसके हम बात करते हैं, वो है ऑर्डोविजन युग की, जो आज से हमने 500 मिलियन वर्ष पूर्व इसको माना है। और इस युग में स्वच्छ जल में पहली बार रीढ़ वाले प्राणियों का विकास हुआ। ये जीव बिना जबड़े के तथा अस्थि कवच से युक्त शरीर वाले थे और इनका रूप मछली जैसा था। मतलब इनमें बोन्स का जो विकास था वो इस प्रकार से हुआ था कि वो एक कवच के रूप में था। और हमारा जो अनुमान है फॉसिल्स के आधार पर, वो हमने देखा कि ये ज़्यादातर जीव जो हैं ये मछली के आकार के थे। जो सागरीय भाग थे उनमें घोंगा, मूंगा, स्पंज आदि जीवों का भी विकास हुआ था। और इस युग में हाथों वाले, सिर और पैर वाले जीवों का प्रभुत्व था। और इस समय स्थल पर जीवों का आविर्भाव नहीं हुआ था। मतलब इस काल में भी जो जीवों का विकास हुआ था वो जल के भीतर ही हुआ था। फिर हम आते हैं सिलुरेनियम युग में। मैंने गलत बोला है, ये है सिलुरियन युग में, जिसको हम ये मानते हैं कि ये 440 मिलियन वर्ष पूर्व का टाइम था। और ये देखते हैं कि इस युग में पृथ्वी पर टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ था और जलवायु शीतल होने लगी थी। तो जो आद्य सागरों में पादपों का विकास हुआ, उसमें एल्गी जो थी वो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग एक प्रजाति थी। और इन सागरीय पादपों में से कुछ में जड़ें जैसी संरचना भी थी, मतलब रूट्स का निर्माण इस समय होने लगा था। और इस प्रकार इस युग में सबसे पहले स्थलीय पादपों का आविर्भाव हुआ था, जितना वनस्पति का एक तरह से उद्भव प्रारंभ हो गया था। इस तरह वनस्पति विकास के कारण भोजन सुलभ हो गया था। ये जितने भी जीव थे इनको भोजन सुलभ हो गया था। उसका क्या रिजल्ट रहा था कि जीवों का जन्म हुआ और अनेक हाथों वाले मांसाहारी घोंगे और इस प्रकार के जेलीफिश, मूंगा और इसके अतिरिक्त मांसाहारी सागरीय लिली के नाम से भी हम एक जीव जो है उसकी प्रेजेंस इस युग में मानते हैं। उसके बाद हम आते हैं डिवोनियन युग में, डिवोनियन काल में, जो आज से लगभग 400 मिलियन वर्ष पूर्व था। और इस युग में जीवों का आकार और संरचना जो थी उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे, बहुत परिवर्तन हुए थे। और आद्य मछलियों में अस्थि वाले, बोन्स वाले गिल्स का निर्माण हुआ था और वो बाद में जबड़ों जैसे हो गए थे। जो जौ होता है उसकी तरह से उसका आकार बाद में हो गया था। और स्वच्छ जल में भी मछलियों ने अपने अस्तित्व को बनाने के लिए शिकार और संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया था। और इस युग में सबसे पहले जल और स्थल दोनों में रहने वाले जीवों और का उद्भव इस समय हुआ था। और इस युग में विविध प्रकार के कीट, मछलियों और दुमदार जल भूमियों प्राणियों का भी आविर्भाव हुआ था। मतलब डिवोनियन काल जो रहा उसमें इनमें काफ़ी इनका विकास हुआ, साथ ही साथ इनका नंबर बढ़ने से इनमें संघर्ष भी जो था वो प्रारंभ हो गया था और संख्या इनकी एकदम से बढ़ गई थी। फिर हम बात करते हैं कार्बोनिफरस युग की।
ये हम ये मानते हैं कार्बोनिफरस युग जो है ये आज से 350 मिलियन वर्ष पूर्व था, और इस युग में स्थलीय भाग में द्वितीय पैंजिया के रूप में था। गोंडवाना लैंड का हिमानीकरण प्रारंभ हो गया था, और उसका क्या रिजल्ट रहा था कि कई प्राणियों की जातियों का विलुप्तीकरण भी हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि हिमानीकरण होने की वजह से क्या होता है कि वो हिम की अवस्था हो जाती है, और बहुत सारे इस प्रकार की प्रजातियां थी जो इस हिमानीकरण के कारण जिनका विलुप्तीकरण हो गया था, और वृक्षों का घना आवरण होने के कारण जीवों की संख्या में वृद्धि हुई, और वो बहुत विविधता लिए हुए जीव थे। और इसी युग में रेंगने वाले, पेट के बल रेंगने वाले जीवों का भी आविर्भाव हुआ, और इस युग में ही बड़े आकार वाले मकड़ियों टाइप जो जीव थे उनका भी इसमें विकास हुआ, आविर्भाव हुआ। और एम्फीबियंस में हम बात करेंगे मेंढकों की, कि वो मतलब एक तरह से उनका अच्छा विकास हुआ था इस समय। और इस युग में विशाल वन प्रदेशों के वन के नीचे, बहुत सारी ज़मीन के नीचे वो वन कोलैप्स करके दब गए थे, और हम वर्तमान समय में उन्हें कोयले के रूप में हमारे सामने देख रहे हैं। मतलब इस काल में जो परिवर्तन आए, कार्बोनिफरस युग में जो परिवर्तन आए, उसका क्या रिजल्ट रहा कि बहुत बड़ी मात्रा में जो अच्छे सघन पेड़ पौधे थे वो भी ज़मीन पे कोलैप्स हो गए, और उसके ऊपर मिट्टी वगैरह जम गई, तापमान कभी बढ़ा कभी कम हुआ, तो वो जो ज़मीन के अंदर ही जो केमिकल रिएक्शन हुए उन सब चीज़ों के, तो वो जो लकड़ी थी वो कोयले में तब्दील हो गई है, और आज हम उन्हें फॉसिल फ्यूल के नाम पे, हम उसे जीवाश्म ईंधन के रूप में ही जानते हैं। और गोंडवाना लैंड को हिमानीकरण के कारण बहुत सारी जीवों का भी इसमें विलुप्तीकरण हो गया था, पर जो जीव इस समय इस प्रतिकूल वातावरण को सहने की क्षमता रखते थे वो इस समय बच गए, वो सरवाइव कर गए, और वो उन्होंने इतना अपने शरीर को इस प्रकार के बना लिया कि वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी हो गए। उसके हम बात करते हैं, पर्मियन युग की बात करते हैं, जो लगभग 270 मिलियन वर्ष पूर्व माना। और इस युग को प्रारंभ में समस्त गोंडवाना लैंड जो था इसके वो जो इस समय का जो क्षेत्र था गोंडवाना लैंड का, वो हिमाच्छादित था, पूरे इस पे बर्फ़ छाई हुई थी। और इस युग में स्थलीय भागों पर पर्वतों के निर्माण की घटना हुई थी, और इसका अपरदन पर बहुत असर पड़ा था। रेगिस्तानों का आविर्भाव हो गया था, हिम चादरों का प्रसार और निवर्तन संबंधी घटनाएं होती रहीं, जिसका प्रभाव वनस्पति पर भी पड़ा और जीवों पर भी इतना पड़ा कि कुछ प्रजातियां तो जो है वो विलुप्त हो गई, और कुछ को पर्यावरण से सामंजस्य स्थापित करना पड़ा, एडजस्टमेंट करना पड़ा, खुद के टॉलरेंस को बढ़ाना पड़ा, जिसमें उसमें विविधता का सूत्रपात हुआ। हमें इस बात को समझना चाहिए कि कई बार स्थानीय परिस्थितियों में सरवाइव करने के लिए जीवों की शारीरिक संरचना में भी परिवर्तन आ जाता है, तो एक ही प्रकार के जीवों में भी कई प्रकार की विविधताएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये जो पर्मियन युग था, इसमें हमें इस प्रकार की सिचुएशंस को देखने में आई कि इसमें जीवों में विविधता का सूत्रपात हुआ। इस युग में भी जल भूमि या जल में जो प्राणी थे उनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ी, और इस युग में पेट के बल रेंगने वाले प्राणियों में परिवर्तन हुआ। उनमें आरंभिक स्तनधारी प्राणियों जैसी विशेषताएं आ गई। इनमें तेज चलने, दौड़ने और तैरने, इस प्रकार के गुण जो थे वो विकसित हो गए। जैसा मैंने आपको बताया कि स्थानीय परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाने के लिए जीवों को अपने आप में बहुत परिवर्तन करना पड़ा। देखिए हमारे अगर हम पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करते हैं, उसमें जीवों की प्रेजेंस का अध्ययन करते हैं, तो ये बात हमारे सामने आती है कि जीवों को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए निरंतर संघर्षरत रहना पड़ता है। ये संघर्ष किस प्रकार का होता है? वो पहला संघर्ष अपने परिवार या अपनी प्रजाति के भीतर करता है, दूसरा संघर्ष वो अन्य प्रजातियों से करता है,
और तीसरा जो एक महत्वपूर्ण संघर्ष होता है वो उसका संघर्ष होता है पर्यावरण से संघर्ष। और इस पर्यावरण से संघर्ष करने की दौड़ में अपने अस्तित्व को बनाए रखने की स्थिति में कई बार उसके रूप में भी परिवर्तन आ जाता है। आंतरिक शारीरिक संरचना उसी प्रकार की रहती है, रिप्रोडक्शन सिस्टम वैसा ही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम वैसा ही है, डाइजेस्टिव सिस्टम वैसा ही है, शरीर के आंतरिक संरचना का जो सिस्टम है वो ऐसा ही है, परंतु कई बार उसको अपने ऊपरी रूप में परिवर्तन करना पड़ता है। तो पर्मियन युग में इस प्रकार की बहुत घटनाएं हुई और इस घटना में बहुत सारे जीव ऐसे थे जिन्होंने अपना सामंजस्य स्थापित करने के लिए उन्होंने अपनी शारीरिक संरचना में परिवर्तन कर लिया था और इससे क्या हुआ कि एक विविधता का सूत्रपात हुआ। तो हम ये जो पारिस्थितिक तंत्र जीवों या वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जैसे मानव जीवन में संघर्ष है उसी तरह इन सभी प्रजातियों को भी निरंतर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। अगर वो इस संघर्ष का सामना नहीं कर पाते हैं तो वो विलुप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। परंतु जो जीव या वनस्पति अपने में किसी प्रकार का परिवर्तन लाकर अपने को स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से कर लेते हैं तो उसका क्या रिज़ल्ट रहता है कि वहाँ पर वो अपने संख्या बढ़ाते हैं, अपना क्षेत्र बढ़ाते हैं और अपने प्रभाव को भी वहाँ पर बढ़ाते हैं। तो हमें इस प्रकार की घटनाएं निरंतर ये चलती रहती हैं। हम इसे अपनी आँखों से क्यों वॉच नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक चलने वाली घटनाएं हैं। इनको संपन्न होने में बहुत अधिक टाइम लगता है और इसीलिए जितना भी जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है उससे हमें इस प्रकार के परिणाम मिलते हैं। तो यहाँ पर हम विभिन्न युगों में जो जीवों का अनुमान लगा रहे हैं उसका आधार भी वो ही जीवाश्म हैं जिनके अध्ययन से हमें ये पता लगता है कि किस युग में जीवों की या वनस्पति की उपस्थिति किस प्रकार से हुई। और हमने देखा है कि इस पृथ्वी पर बड़े बड़े जीव विलुप्त हो गए। जो जीव स्थानीय परिस्थितियों से नहीं अपना सामंजस्य बिठा पाए, सबसे बड़ा नाम मैं इसमें लूँगी वो जुरैसिक काल में जो हम इनकी डायनासोर्स की बात करते हैं। अभी हम आगे जुरैसिक काल के बारे में पढ़ेंगे तब हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर इस पृथ्वी पर इस प्रकार की सिचुएशंस भी आई हैं कि इतने बड़े बड़े जीव जो थे उनके भी विलुप्तीकरण के हमें इस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं कि वो जीव भी इतने बड़ी मात्रा में जो थे, इतनी बड़ी शारीरिक आकार के थे, जितने बड़ा शारीरिक आकार था उतने ही वो शक्तिशाली भी थे। परंतु फिर भी भौगोलिक परिस्थितियों में जो परिवर्तन आया उस परिवर्तन का क्या रिजल्ट रहा कि उनका वो ख़त्म हो गए, उनका वो बिल्कुल विलुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। और हम अब ये जो प्रमाण है, इन प्रमाणों के आधार पर उनकी प्रेजेंस का आइडिया यहाँ पर हम लगाते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारी पृथ्वी पर इस प्रकार की घटनाएं हुई है। हमारी पृथ्वी को वर्तमान अवस्था में आने में भी बहुत समय लगा और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम इससे देख सकते हैं कि हम राजस्थान में रहते हैं और हमें पता है वेस्टर्न राजस्थान जो है वो रेगिस्तानी क्षेत्र है जहाँ पे वनस्पति जो है वो बहुत रिच अवस्था में नहीं है, झाड़ियों के रूप में है या वो बहुत विरल वनस्पति है। परंतु ज़मीन के भीतर वहाँ पर बड़ी मात्रा में प्राकृतिक तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले के भंडार पाए जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये क्षेत्र कभी भूमध्य रेखा के समीप के रहा होगा और इस पर बहुत बड़ी मात्रा में वनस्पति का आवरण होगा। सदाबहार वनस्पति यहाँ पर सघन रूप से पाई जाती होगी। परंतु जब पृथ्वी में इस प्रकार के बदलाव आए, लोकेशंस में बदलाव आए, विस्थापन हुआ, महाद्वीपीय विस्थापन हुआ, तो ऐसी स्थिति में ये क्षेत्र जो है ये अब ये वेस्टर्न राजस्थान और ये जो एरिया इससे लगता हुआ है उस स्थिति में आ गया। वनस्पति ज़मीन पर ध्वस्त हो गई, उसके ऊपर रेत की चादर बिछती रही, तापमान बढ़ता रहा और अंदर जो वनस्पति
थी ज़मीन के अंदर, वो वनस्पति इस प्रकार से फॉसिल फ्यूल्स में या हम जैसे कहते हैं जीवाश्म ईंधन के रूप में परिवर्तित हो गई। तो हमें एक ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले सकते हैं, जिससे ये प्रमाणित होता है कि हमारी पृथ्वी पर इस प्रकार की घटनाएं हुई थी। ये मात्र कहानियाँ नहीं हैं, बाकी एक प्रूफ के रूप में हम यहाँ पर इसको बता सकते हैं। तो आज हमने मुख्य जो 7 युग थे जो जीवों के उद्भव और विकास के, उनके बारे में पढ़ा। अपनी अगली कक्षा में हम आगे के जो युग हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।